मेरा 5वां महीना लग चुका था और पापा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए अच्छी सी सीट रुकवा कर सारा सामान मेरे आसपास की सीट के नीचे ही जमवा दिया था। मेरे मना करते रहने के बावजूद मम्मी ने ढेर सारे फल, मिठाई, पराठे आदि एक बैग में भर दिए थे। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही मुझे एक परिचित चेहरा नजर आया, वासु का। उसने भी मुझे देख लिया था। उसे ताकते हुए मैं पापा के पीछे पीछे डिब्बे में चढ़ गई थी। मुझे अच्छी तरह बिठा देने के बाद भी पापा हिदायतें दे रहे थे। प्रणव को समय पर फ़ोन कर देना ताकि वह सही वक्त पर लेने पहुंच जाए, और तुम कोई सामान मत उठाना। जी पापा, अपना और मम्मी का ध्यान रखिएगा। तब तक गाड़ी ने सीटी दे दी थी। पापा उतर गए। मैं देर तक उन्हें हाथ हिलाती रही थी। स्टेशन पीछे छूट गया तो मुझे फिर वासु का ख्याल आ गया। शायद उसके पापा का तबादला भी यहीं हो गया था। वह घर आया हुआ होगा। यादों का एक झोंका आया तो अतीत का एक भूला बिसरा पन्ना अनायास की फड़फड़ाने लगा। मैं तब बीए प्रथम वर्ष में थी। पापा एक बड़े ऑफिसर थे। हर दूसरे तीसरे वर्ष उनका तबादला होता ही रहता था। मामा का तबादला रायगढ़ में होने के समाचार आया तो मेरा मन मयूर नाच उठा, क्योंकि मेरे यहाँ से महज 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके उसके पास पहुँचा जा सकता था। मैं मामा की लाडली थी। मेरी प्रतिभा से खुश होकर उन्होंने मुझे एनसाइक्लोपीडिया का नाम दिया था। कॉलेज में दिवाली का अवकाश हुआ तो मैंने मामा के यहाँ जाने की रट लगा दी। पापा मुझे और भाई रोहन को वहाँ छोड़ आए थे। तभी वासु से मुलाकात हुई थी। वह मामी की खास सहेली का लड़का था। मामी की सहेली ने एक साउथ इंडियन से शादी की थी, पर वासु अपनी माँ पर गया था। गोरा, लंबा, आकर्षक। जब वह हंसता था तो यह आकर्षक और भी बढ़ जाता था। वासु डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा था। हम सब बच्चों ने मिलकर उन छुट्टियों में खूब धमाल मचाया था। ट्रेन धीमी होने लगी तो पता चला अगला स्टेशन आ गया था। मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर नज़रें दौड़ाने लगी तो मुझे फिर से वासु नज़र आया। वह तेज़ी से मेरे ही डब्बे की ओर आ रहा था। दोनों हाथों में उसने 2 दोने थाम रखे थे। मैं चौंक पड़ी थी। वासु इसी ट्रेन में है? पूरे 5 साल बाद मैं उसे देख रही थी। अनायास ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। यदि वह मेरे पास आया और इनकार की वजह पूछी तो मैं क्या जवाब दूंगी? 2 मिनट पहले उसे देखकर दिल की पतंग उन्मुक्त उड़ान भरने लगी थी, पर अब पतंग की डोर फिर से चरखी में सिमटने लगी थी। मामा के यहाँ से छुट्टियाँ बिताकर लौटी तो थोड़े दिनों तक तो मन बहुत व्याकुल रहा था, पर फिर परीक्षाएं समीप देख मैंने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था। हमेशा की तरह सभी पेपर्स बहुत बढ़िया हो गए थे। तभी एक दिन मम्मी ने मेरे सम्मुख एक खुलासा किया था, जो मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि मामी का फ़ोन आया था कि वासु के घर से मेरे लिए रिश्ता आया है, पर हमने टाल दिया है। इतने बड़े ऑफिसर की इकलौती बेटी की शादी क्या एक डिप्लोमा इंजीनियर से होगी? हम अच्छा योग्य पर तलाश रहे हैं तुम्हारे लिए। इस बात को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि एक दिन मम्मी ने फिर मुझे अकेले में पकड़ लिया। इस बारे में वे काफ़ी गुस्से में थी। भाभी का फिर फ़ोन आया था। लड़का अपग्रेड होकर इंजीनियरिंग में चला गया है। भाभी का कहना है कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन पारिवारिक प्रतिष्ठा भी तो कोई चीज़ होती है। एक क्लर्क के बेटे से भला हम अपनी बेटी कैसे ब्याह सकते हैं? उनके गुस्से में बड़बड़ाना देर तक जारी रहा। मैं वहाँ से घिसक ली थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। बोलती भी तो कोई मानता नहीं, और घर वालों के खिलाफ जाने की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। पर इस बार दिल वासु के प्रति गहरे अपंत और सहानुभूति से भर उठा, और पापा मम्मी के प्रति मन में हल्का सा आक्रोश उपजा था। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? और जब सब निर्णय इन्हें अपनी मन मर्जी से ही लेने हैं तो मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर बताने की भी कहाँ ज़रूरत है? मेरी उदासी और परेशानी छिपी नहीं रह सकी थी। एक दिन मम्मी ने मुझे प्यार से समझाया था, तुम्हें तो यूनिवर्सिटी टॉप करना है ना, तो फिर मन लगाकर पढ़ाई करो। फाइनल ईयर है, तुम उम्र के बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रही हो। इस उम्र में ऐसा भटकाव स्वाभाविक है, पर तुम्हारा काम पढ़ना है। तुम्हारे लिए योग्य वर तलाशना हमारी जिम्मेदारी है।
क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? मैं उनके सीने से लगकर देर तक सिसकती रही थी। फिर मैंने खुद को संभाल लिया था। लो, तुम्हारी पसंद के दाल गर्मा गर्म बड़े, वासु ने पुकारा। तो मैं अतीत के गलियारे से निकलकर वर्तमान में लौट आई। तेजी से मुझ तक पहुंचने के प्रयास में वह हाँफने लगा था। उसके गोरे मुखड़े पर संवेद बूंदी झिलमिला रहे थे। वह आज भी उतना ही आकर्षक और मासूम लग रहा था जितना 5 बरस पहले था, लेकिन मैं मोटी हो गई थी। प्रसूतावस्था की चुगली करते मैंने अपने पेट के उभार को अपने दुपट्टे से ढांपने का व्यर्थ प्रयास किया था। व्यर्थ इसलिए क्योंकि वासु का ध्यान मेरे शरीर की ओर नहीं था, शायद कभी भी नहीं था। उसके लिए तो मैं आज भी वही छोटी पहले वाली लड़की ही थी। देखो, साथ में खट्टी तीखी चटनी भी है, तुम्हारी पसंद की। ऐसा लग रहा था बरसों का अंतराल बीच का घटनाक्रम उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। मैंने तुरंत एक गरम बड़ा तीखी चटनी के साथ मुंह में डाल लिया, पर इसके साथ ही तेज खांसी का जो दौर उठा तो वह क्या आसपास के यात्री भी घबरा गए। वासु ने तुरंत पास से गुजरते पानी वाले से एक बिसलेरी उठाकर मुझे पकड़ा दी। पानी पीकर मैं कुछ संभली। वह पैसे दे रहा था। पानी तो मेरे पास था, इधर नीचे बैग में। खैर, मैं अब इतना तीखा गरम नहीं खा सकती। मेरा इशारा प्रेगनेंसी की ओर था। ओह, आई एम सॉरी। वह एकाएक घबरा सा गया। कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म पर तुम्हें देखा था। मुझे नहीं पता था कि तुम इसी ट्रेन में हो। सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान? मैं तो डेली अप डाउन करता हूँ। मुझे एकाएक कुछ ख्याल आया। मैंने बैग में से पराठे निकाले। रवाना होते वक्त कुछ खाया नहीं गया तो मम्मी ने दे दिए थे कि ट्रेन में ज़रूर खा लेना। हम खाने ही लगे थे और मैंने उसे याद दिलाया कि याद है मामा का कुक कितने मोटे मोटे पराठे बनाता था, और मामी के बनाए गोभी शलगम के खट्टे मीठे अचार के साथ मैं तो 3-4 पराठे खा जाती थी। मैं तो और भी ज़्यादा। वह हंस दिया था। उसका हंसता हुआ चेहरा मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। गाड़ी एक ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगी थी। नीचे पानी कितना अच्छा लग रहा है ना? उसने कहा। हाँ, पर मुझे तो माही डैम वाला पानी देखना अच्छा लगता था। याद है तुम्हें? गए तो थे तुम वहाँ पे। फिर लौटकर तुम मुझ पर गुस्सा भी हुए थे। तुमने काम ही ऐसा किया था। तुम्हें गाड़ी से उतरने की क्या ज़रूरत थी? और लोग भी तो उतर सकते थे, उनका भी तो देखा हुआ था। हम एक बार फिर झगड़ने लगे थे। उस दिन यही सब तो हुआ था। मामा सब बच्चों को माही डैम दिखाने ले जा रहे थे। फटाफट सब गाड़ी में लद गए थे। केवल वासु बाहर रह गया था। मुझसे रहा नहीं गया था। मैं यह कहते हुए उतर पड़ी थी कि मेरा तो देखा हुआ है ताकि वासु बैठ सके। वासु को वेमन से जाना पड़ा था। मैं घर पर ही रह गई थी। लौटने पर वह मुझ पर काफ़ी चिढ़ा हुआ था। तुम्हें उतरने की क्या ज़रूरत थी? जाते तो सब जाते और नहीं जाते तो दोनों नहीं जाते। मैं चाहती थी कि अच्छी जगह है, तुम भी देख लो। मैंने मासूमियत से कहा था। तुम्हारे साथ जाता तो अच्छी लगती। उसका देर तक मुंह फुला रहा था, पर मुझे सुनकर अच्छा लगा था। पास से एक कॉफ़ी वाला गुजरा तो उसने तुरंत उसे रुकवाकर 2 कॉफ़ी ले ली। एक मुझे पकड़ाकर दूसरी खुद पीने लगा। कैसी है? झरना कॉफ़ी तो नहीं? उसने चुहल की। अच्छी है, पर वैसी नहीं जैसी तुम बनाते थे। फिर से विगत में जा पहुंची। उस दिन हम सभी बैठे थे कि बबली अपनी पुस्तक का एक सवाल लेकर मामा के पास पहुंच गई थी। अरे, अभी तो हमारे यहाँ पे जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया आया हुआ है, तो उसका दिमाग खाया कर। मैं बबली को बताने लगी थी कि उस समय तो वासु ध्यान से बस देखता रहा, लेकिन बाद में बोला, सुना है बहुत तेज दिमाग हो। एक काम हमारा भी कर दो। मैं अपने कॉलेज की मैगजीन का एक एडिटर हूँ। ढेर सारी रचनाएं मेरे पास आई हुई है। उसकी ज़रा स्क्रूनिटी करके अरेंज कर दो। और हाँ, एक अच्छा सा एडिटोरियल भी लिख। बहुत टाइम देना पड़ेगा। मैंने मुंह बनाया था। हाँ तो अभी तो पूरा वीक है। हम रोज़ रात को 2-3 घंटे बैठकर काम निपटा सकते हैं। बदले में तुम भी मुझसे कुछ काम करा सकती हो। वैसे मैं हिंदी आर्टिकल अच्छे लिख लेता हूँ। ठीक है, मुझे 2 टॉपिक्स तैयार करने थे, तुम मुझे उन पर लिख कर दे देना। तो हम अपने कंबल और काम का पिटारा लेकर बैठक में जम जाते थे। तब कड़ाके की ठंड थी।
रात में काम करते थक गए थे, तो मुझे कॉफ़ी की तलब सताने लगी थी। वैसे भी कॉफ़ी मेरी कमज़ोरी रही है। वासु घोट कर झागदार कॉफ़ी बनाकर लाया था। मैंने खूब दिल खोलकर तारीफ़ की थी। इसीलिए कर रही हो ना, ताकि रोज़ मैं बनाकर लाऊं। मैं इतना लल्लू नहीं हूँ। उसने मुझे चिढ़ाया। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन तुम बनाना, एक दिन मैं बनाऊंगी। कहने को तो मैंने कह दिया, पर इतनी ठंड में रात में कंबल से निकलकर रसोई में जाना ही एक भारी काम था। कॉफ़ी घोटने में भी टाइम लगता था। मैं चीटिंग कर जाती थी। बिना घोटे ही खूब ऊपर से झरने की तरह दूध उड़ेल कर झाग बनाकर ले आती थी। इसीलिए वासु ने मेरी बनाई कॉफ़ी का नाम झरना कॉफ़ी रख दिया था। उस दिन शाम से ही पीरियड शुरू हो जाने के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वासु को शायद मेरी नासाज तबीयत का आभास हो गया था। रात को काम करते हुए मैं कॉफ़ी बनाने के लिए उठने लगी तो उसने मुझे बैठा दिया था। पर आज तो मेरी बारी है। मैंने हल्का सा प्रतिरोध किया था। पता है, पर मुझे झरना कॉफ़ी नहीं पीनी, तो रोज़ खुद ही बना लिया करो ना। बना लूँगा। वैसे भी 3 ही दिन तो बचे हैं। वह चाहकर भी नहीं मुस्कुरा सका था। विरह की वेदना अनायास ही न केवल उसके वरन मेरे चेहरे पर भी उभर आई थी। लौटने वाले दिन की उल्टी गिनती आभार हो चुका था। हमने समय रहते एक दूसरे का काम पूरा करके दे दिया था। वादा अनुसार शेष 3 दिन तक कॉफ़ी भी उसी ने बनाई थी। लौटने से एक रात पहले तो उसने इतनी शानदार कॉफ़ी बनाई थी कि पहला घूंट भरते ही मैं बस पूछ बैठी थी, क्या जानदार कॉफ़ी बनाई है। क्या डालते हो तुम इसमें? प्यार। मेरे हाथ में कप डगमगाने लगा था। उसने तुरंत बात संभाल ली थी। मैं हर काम दिल से करता हूँ ना, इसीलिए। और मैं क्या बेमन से करती हूँ? मैं जानबूझकर तुनक उठी थी। देखना, यह एडिटोरियल पढ़कर लोग पागल हो जाएंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा वह एडिटोरियल सबको बहुत पसंद आया था। वासु अचानक बोल उठा। मेरे हाथ में कॉफ़ी का गिलास आज फिर डगमगा उठा था। इसका मतलब वासु भी तब से वही सब सोच रहा था जो मैं सोच रही थी। काश वासु एक बार कह दे कि वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए कॉफ़ी बनाने को तैयार था। मैंने इनकार क्यों कर दिया? और मैं उसको समझा सकूं कि पापा मम्मी के निर्णय के आगे मैं कितनी बेबस थी, बेकसूर थी। पर उसने मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। उसका स्टेशन आ गया था। वह हाथ हिलाते हुए उतर गया था। न अतीत से कोई गिला शिकवा, न मुझसे कोई उपालंब, न भविष्य में फिर मिलने या बात करने का वादा। मैं तो यह भी नहीं पूछ पाई कि उसने घर बसा लिया या नहीं। अरे वासु, तू यहाँ? तू तो मुझे स्टेशन छोड़ने आया था। तू ट्रेन में कब चढ़ गया? वो कुछ काम याद आ गया था तो चढ़ गया था। प्लेटफॉर्म पर दोनों दोस्त खड़े होकर वार्तालाप सुन मैं अवाक रह गई थी। ट्रेन सरकने लगी थी। वासु का हाथ आज फिर तब तक हिलता रहा जब तक मैं उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। माना वर्षों पहले की वो भावनाएं लड़कपन की निशानी थी। विपरीत लिंग के प्रति परस्पर आकर्षक मात्र था। पर आज मैंने इन भावनाओं को क्या नाम दूं? लाखों घंग लाने पर भी अपने एनसाइक्लोपीडिया में मुझे उत्पक शब्द नहीं मिल पा रहे थे। हर प्रेम शादी में मुकाम पर नहीं पहुंचता, लेकिन अपनी सच्चाई और मासूमियत से वह न केवल अपने प्रेमी वरन हर किसी के दिल में एक महत्वपूर्ण जगह बना ही लेता है। ये एक पवित्र प्रेम है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, बस एक दूसरे को खुश देखने की चाहत होती है। और आज फिर वासु ने मेरे साथ कुछ ऐसे पल बिता लिए जो एक फिर से याद बन गए। चाहता तो नज़रअंदाज कर सकता था, पर उसके लिए मैं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। ये सब याद होना कि मुझे क्या पसंद था तो समझ आता है, पर आज भी इतने थोड़े टाइम में भी मेरे लिए वो सब लेकर आना, इतनी केयर करना, इतने थोड़े से पलों में भी मेरे साथ खुशी महसूस कर लेना, मेरे दिल को छू गया। बड़ा सुखद है ये एहसास भी कि कोई है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा है। मैं कभी एक बार कह दूं तो शायद ये मेरे लिए अपनी जान की भी परवाह न करे। क्या कहूँ इस रिश्ते को, जिसके बारे में सोचकर मन गर्व से उभर उठता है।